नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी एजुकेशन पर। तो आज अपन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन फिक्स है क्योंकि इस बार वैसे भी एक चैप्टर से अधिकतम तीन क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा, एक क्वेश्चन डॉपलर इफेक्ट से आएगा, दो क्वेश्चन तो फिक्स है और हो सकता है दो ही आए। ठीक है, और अगर तो एक ज़्यादा आ गया तो तीन भी आ सकते हैं, मैक्सिमम तीन मिनिमम दो, इस बार ये रहेगा। ठीक है, हर एक चैप्टर से। तो क्या कहता है अध्यारोपण सिद्धांत? पहले तो चलो इसको जो डेफिनेशन है इसको पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद समझाता हूँ। देखो, जब दो या दो से अधिक तरंगें माध्यम में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, तब माध्यम के दो बार आ गया, माध्यम के किसी बिंदु पर कण का परिणामी विस्थापन भिन्न भिन्न तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। समझ गए? अब देखो, माध्यम के कण मैंने बताया कि भाई जब भी कोई तरंग गति करती है तो माध्यम के कण करते हैं कंपन, ऊपर नीचे या आगे पीछे। ऊपर नीचे करते तो अनुप्रस्थ और आगे पीछे करते तो अनुदैर्ध्य। ध्वनि तरंगों की बात करें तो उसमें करते हैं कंपन आगे पीछे यानी कि अनुदैर्ध्य। ठीक है, और अगर वो डोरी में तरंगें होती है अनुप्रस्थ यानी कि ऊपर नीचे। तो सिंपल सी बात, माध्यम के कण कहीं जाएंगे नहीं। ठीक है, वहीं रहेंगे, वहीं रह के आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे कंपन करते हैं। समझ गए? आगे कौन बढ़ता है? वेव बढ़ती है। ध्यान रखना, आगे कौन बढ़ता है? वेव, तरंग आगे बढ़ती है। तो भाई जैसे कि ये कोई माध्यम का ये कोई कण है। ठीक है, ये माध्यम का कोई कण है। ठीक है, अब कोई वेव आ रही है बाहर से, मतलब कोई भी वेव आ गई। चलो ठीक है, एक वेव ये आ गई, मतलब चलो एक बार इसको डायग्राम थोड़ा सा चलिए ऐसे कर लेता हूँ। देखिए, एक वेव ये आ गई, पहली एक वेव क्या आ गई? ये आ गई। अब क्या होगा? इस वेव के अकॉर्डिंग भी ये क्या करेगा? ऊपर नीचे करेगा कंपन। भाई जब एक वेव जाएगी, मैंने माना ये y1 है, तो इसके हिसाब से भी ये ऊपर नीचे ये करेगा कंपन। ठीक है, ऊपर नीचे करेगा। ठीक है, तो मैंने माना कि ये कण जहाँ पर है उस स्थिति पर ये कण अपने दोलन की अधिकतम स्थिति प्राप्त यानी कि मैक्सिमम आयाम पर होता है। ठीक है, अब कोई दूसरी वेव और आती है, वो भी इसके ऊपर मैंने माना कि चलो इसके सेम नहीं होकर थोड़ी आगे भी हो सकती है। हाँ ठीक है, दूसरी वेव ऐसे आ गई। तो जब इस पॉइंट पे देखोगे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो एक विस्थापन तो इस कण को इस वेव के कारण मिलेगा, दूसरा विस्थापन इस दूसरी वेव के कारण मिलेगा। तो जो कुल विस्थापन होगा ना, तो जैसे कि पहला इसके कारण y1 मिला, इसके कारण y2, तो इसका कुल विस्थापन क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 हो जाएगा। जो माध्यम का कण है वो फिर दोनों वेव के अधीन दोलन करेगा। समझ गए? अगर एक वेव है तो एक के अधीन करेगा दोलन, और दो के अधीन है तो दो वेव के अधीन दोलन करेगा। समझ गए? बात ये होगी। सेम वही है भाई, आप झूला झूल रहे हो, फॉर एग्जाम्पल चलो मैं बता देता हूँ। ठीक है, अब झूला झूल रहे हो, पहले आपको एक आदमी धक्का दे रहा है। ठीक है, तो एक का इफेक्ट है, आप कितना ऊपर तक जाकर नीचे आ रहे हो। अगर दो धक्का दे रहे तो सेम चीज़ है, यहाँ पर आपको दो वेव मतलब आपको ऊपर नीचे करेगी। समझ गए? दो वेव क्या करेगी? आपको ऊपर नीचे करेगी। ठीक है, तो यानी कि जो कण होगा माध्यम का कण, अब इसका कुल विस्थापन क्या होगा? तो कुल विस्थापन होगा इन दोनों का सदिश योग, इन दोनों का सदिश योग। समझ गए कि भी दोनों वेव का सदिश। वैसे भी अपने जो समीकरण है y = a sin ओमेगा t - kx, इसमें y क्या शो करता है? y शो करता है जो माध्यम का कण का विस्थापन शो करता है, मैंने बता रखा है। a आयाम होता है और x क्या होती है? जो कण है उसकी x दिशा में स्थिति, x दिशा में उसकी स्थिति कि भी कण किस स्थिति पर मौजूद है। ठीक है, और ये होता है कण का माध्य स्थिति विस्थापन, जब दोलन कर रहा है वो चीज़ होती है। ठीक है, और x शो करता है विस्थापन, यानी कि मतलब कोई कण, ये कोई x अक्ष है। ठीक है, तो ये यहाँ से मतलब कण कोई 2 मीटर पे कोई कण है, कोई 2 मीटर पे कोई कण है, वो क्या कर रहा है? ऊपर नीचे दोलन कर रहा है। तो ये ऊपर नीचे दोलन करने वाला तो होगा y, ये तो ऊपर नीचे क्या होगा? y, जबकि स्थिति क्या होगी? x = 2। समझ गए? तो यहाँ पर 2 मीटर पर स्थित कण दोलन कर रहा है, मतलब ये अपने को मालूम पड़ेगा। समझ गए? तो शायद आप समझ गए होंगे, और भी आगे की चीज़ें जैसे जैसे कॉन्सेप्ट आएंगे मैं बता जाऊँगा। तो ये हो गया कि भाई कुल मिला के कि भाई दो तरंग आपस में मिलेगी, यानी कि आपस में अध्यारोपित होती है,
तो क्या होता है कि जो माध्यम का कण है ना वो भी इन दोनों तरंगों के अधीन फिर ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। समझ गए? तो देखो ये कह रहा है, क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक तरंगे आपस में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, दो या दो से तरंगे माध्यम में संचरित होती हुई आपस में मिलती है, तब माध्यम के किसी बिंदु पर कण का परिणामी विस्थापन भिन्न भिन्न तरंगों के कारण उत्पन्न विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब अगर 3 तरंगे तो तीनों के कारण जो विस्थापन होगा उसका हो जाएगा टोटल, 4 है तो चारों के कारण विस्थापन टोटल हो जाएगा। ठीक है, बहुत बार ऐसा भी होगा कि एक वेव, ये कोई कण है, ठीक है, अब इस कण पे एक वेव तो आई ऐसे, एक वेव तो आई ऐसे, ठीक है, और एक वेव आ गई ऐसे। मतलब इस स्थिति में इस वेव का तो मैक्सिमम पॉइंट है, इस वेव का मिनिमम पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका कुल विस्थापन 0 हो जाएगा, क्योंकि ये तो इसको ऊपर लेके जाने की कोशिश करेगा, ये वाली वेव इसको नीचे खींचेगी, कुल मिला के इसका टोटल विस्थापन क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप की भी स्थिति आई है, अपन आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या हो गया, सदिश योग y = y1 + y2। सदिश योग क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई कोई कण ये एक वेव ऐसे आ रही हो, एक वेव ऐसे आ रही हो, ठीक है, तो सदिश में ही लिखेंगे कि भाई इसको तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, yi, इसको लिखेंगे -yi, ठीक है, समझ गए? तो क्या होगा, वो सदिश योग के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? सदिश योग के बराबर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, परिणामी तरंग के विस्थापन y का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। अभी कारक वैसे तो अपन जब डेरिवेशन करके निकालेंगे तो उसमें सीधा सा मालूम पड़ जाएगा भाई किस पे डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी देख लो कि भाई एक तो डिपेंड करेगा तरंगों के आयाम, कि भाई दोनों तरंगों के आयाम क्या है, उस पर डिपेंड करेगा कि भाई जो परिणामी तरंग का विस्थापन, यानी कि परिणामी तरंग का विस्थापन मतलब कि भाई उस कण का विस्थापन ऊपर नीचे, उस माध्यम के कण का विस्थापन। ठीक है, फिर तरंगों के संचरण की दिशा, कि भाई दोनों तरंगे किस दिशा में जा रही है, मतलब या तो दोनों सेम दिशा में जा रही है, दोनों विपरीत है, दोनों लंबवत है, कैसे, वो चीज़ें डिपेंड करती है। तरंगों की आवर्ती, आवर्तकाल और वेवलेंथ, यानी कि तरंग दैर्ध्य और उनके मध्य फेज डिफरेंस, कालांतर पर। ठीक है, अब देखो एक है अपवाद। अपवाद क्या है? ये सिद्धांत उन तरंगों पर लागू नहीं होता जिनका आयाम अधिक हो। समझ गए? सुपरपोजिशन का ये सिद्धांत क्या कहता है कि भाई y = y1 + y2, तो ये किसके लिए लागू नहीं होता? ये उनके लिए लागू नहीं होता जिनका आयाम अधिक हो। समझ गए? जिनका आयाम बहुत अधिक होता है उनके लिए सुपरपोजिशन का सिद्धांत लागू नहीं होता। और उस टाइप की तरंगें कौन सी होती है? समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल तरंगें, सारी तरंगें नहीं, समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल तरंगें, जैसे कि बहुत मतलब ज़्यादा ही मतलब बड़ी बड़ी तरंगें। ठीक है, ये समझ लो एग्जाम्पल सुनामी, क्या एक टाइप की बहुत बड़ी है तरंगें, तो इस टाइप के केस में ये लागू नहीं होगा। ठीक है, समुद्र में उत्पन्न होने वाली विशाल तरंगें। देखो थोड़ा बहुत इस डायग्राम से समझ लो। ठीक है, मतलब क्या है, जैसे कि ये रेड में जो बनाया है वो क्या है, वेव 1 है, कि ये एक तरंग आ रही है, एक तरंग क्या आ रही है, वेव y1। दूसरी ये जो ये बनाई हुई ये y2 है। तो देखो y1 और y2 दोनों जा रही है, ठीक है, y2 भी जा रही है, तो इनका जो मिल के जो तरंग बनेगी टोटल, ठीक है, वो उसका मतलब क्या होगा कि उसका दोनों का योग होगा। ठीक है, जो मिल के जो बनेगी तरंग है वो क्या होगा, इन दोनों के विस्थापनों का योग होगा ना। तो मतलब देखो ये जैसे कि y1 है, ये y2 है, तो दोनों y1 + y2 मिला के ये बड़ा हो गया। जरूरी नहीं कि मतलब दोनों एग्जैक्ट मिले ही, बहुत बार जैसे कि ये y1 ऐसे है, y2 नीचे होती है ऐसे, तो ये इसका जो टोटल है वो डाउन आ जाता है। ठीक, लेकिन चूंकि मैंने एक दिशा में बनाया है तो इसलिए जुड़ जाएगा। समझ गए? तो इस प्रकार से मतलब होगा अध्यारोपण, यानी कि दो तरंगों का मिलना, ये समझ लो। ठीक है, दो तरंगों का मिलना, मिल के फिर उनके जो माध्यम का कण है उस पर टोटल विस्थापन दोनों के कारण होगा। समझ गए? माध्यम के कण का विस्थापन क्या होगा, तो दोनों के कारण होगा। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ कि आप शायद आपको अध्यारोपण चीज़ समझ में आ गई, होता क्या आखिर में चीज़। ठीक है, अब देखो इस अध्यारोपण का जो सिद्धांत है ना, उससे 4 टॉपिक बनते हैं आगे। एक व्यतिकरण, विस्पन, अपरिगामी तरंग और दिशाजुकी आकृतियाँ। आपको भी सवाल इसमें से किसी में से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो मतलब 4 प्रकार की घटनाएं होती है इस अध्यारोपण के सिद्धांत से। किस किस केस में होती है वो चलिए समझते हैं। एक होती है घटना व्यतिकरण की, इंटरफेरेंस। इसका मतलब ये होगा भाई 2 तरंगे जिनकी आवर्ती बराबर है, 2 तरंगे जिनकी आवर्ती बराबर है तथा माध्यम में एक ही दिशा में चल रही है। 2 तरंगे हैं जिनकी आवर्ती समान है और एक दिशा में भी चल रही है, तब इनके अध्यारोपण से क्या बनेगा, व्यतिकरण होता है। तब इनके अध्यारोपण से क्या होगा, व्यतिकरण। समझ गए? यानी कि एक ही दिशा में जाए और आवर्ती भी समान हो। समझ गए? हाँ, तो बनेगा व्यतिकरण।
दूसरा होता है विस्पन। विस्पन और व्यतिकरण में थोड़ा सा अंतर है सिर्फ, देखना क्या, दो तरंगें जिनकी आवर्ती समान नहीं है परंतु लगभग बराबर हो। कहने का मतलब क्या हुआ कि भाई दो तरंगें जिनकी आवर्ती समान तो नहीं है परंतु लगभग बराबर हो, अंतर बहुत कम हो। यानी कि मतलब ये समझ लो कि एक तरंग जिसकी आवर्ती है 5.20 हर्ट्ज, दूसरी कोई तरंग जिसकी आवर्ती है 5.19 हर्ट्ज। तो 5.2019 क्या है, समान तो नहीं है लेकिन लगभग बराबर है ना। तो बस यानी कि अंतर बहुत कम, ठीक है। तथा एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है, ठीक है। मतलब एक ही दिशा में चलती हुई अध्यारोपित होती है और अंतर बहुत कम है, तो वो क्या बनाती है, तो विस्पन का निर्माण करती है। तो क्या करती है, विस्पन का निर्माण करती है, ठीक है। दो तरंगें जिनकी आवर्ती समान नहीं है परंतु लगभग बराबर हो, एक ही दिशा में चलती है हुई अध्यारोपित होती है, तो विस्पन का निर्माण करती है। क्या करती है, विस्पन का निर्माण करती है। व्यतिकरण में क्या होता है, दोनों की आवर्ती बराबर है और एक ही दिशा में जा रही है, जबकि इसमें आवर्ती लगभग बराबर है, एग्जैक्ट बराबर नहीं है, लगभग बराबर है और एक ही दिशा में जा रही है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है अपरिगामी तरंग। क्या आता है, अपरिगामी तरंग, यानी कि आवर्ती बराबर है तथा दिशा एक दूसरे के विपरीत, अपरिगामी तरंग बनती है। यानी कि क्या होगा कि भाई ऐसे दो तरंगें जिनकी आवर्ती तो बराबर है लेकिन दिशा एक दूसरे के विपरीत, यानी एक सामने से आ रही है, यहाँ से आ रही है, दोनों एक दूसरे की उल्टी मिल रही है, ठीक है। तो वो बनाएगी अपरिगामी तरंग। वो क्या बनाएगी, अपरिगामी तरंग, ठीक है। इसको भी आगे पढ़ेंगे। एक होता है लीसाजू की आकृतियाँ, उसमें क्या होती है, जब दो तरंगें एक दूसरे से लंबवत मिलती है। अब देखो धमनी तरंगों का व्यतिकरण, और इसकी व्यतिकरण पढ़ेंगे तो मैंने कहा था मोस्टली अपन चीज़ें किस पे फोकस करेंगे, धमनी तरंगों पे, ठीक है। वैसे कुछ धमनी की जगह कोई दूसरा भी होना तो भाई समीकरण ये है कि सब कुछ चीज़ें वही रहेगी, ठीक है, वो कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अपन बात करेंगे धमनी तरंगों को मद्देनजर रखते हुए। बाकी कोई भी दो तरंग, जरूरी नहीं कि धमनी तरंग हो, कोई भी तरंग हो, उनका जो व्यतिकरण जो है, जैसे कि प्रकाश की तरंग है, ठीक है, उनका भी व्यतिकरण वगैरह चीज़ें होती है, तो इसमें भी वो समीकरण ऐसे आती है, उसमें समीकरण ऐसी आती है, ठीक है। तो देखो समान आवर्ती की धमनी तरंगें एक ही दिशा में संचालित होती हुई आरोपित होती है, तब कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता अधिक तथा कुछ पर कम हो जाती है। यानी कि भाई समान आवर्ती की धमनी तरंगें मिलेगी आपस में तो क्या होगा, उनका मिलना मतलब कहीं पर भी तो उनका मतलब कुल वेव्स बड़ी हो जाएगी, यानी कि योग हो जाएगा, कहीं पर वो आपस में कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यानी कि कहीं पर तीव्रता अधिक और कहीं पर तीव्रता कम। भाई अगर धमनी की बात करें तो उसको किस फॉर्म में बोलते हैं, तीव्रता की फॉर्म में, तो कहीं पर क्या हो गया, तीव्रता अधिक और कहीं पर तीव्रता कम होती है, ठीक है। इस घटना को बोलेंगे व्यतिकरण, ठीक है। जहाँ पर यदि वेव दोनों समान आवर्ती बिल्कुल सही मैच कर जाए, ठीक है, तो वहाँ पर तो उनका आयाम बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। और जहाँ पर मैच ना करे, बिल्कुल एक दूसरे विपरीत हो जाए, वहाँ पर आयाम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ठीक है। ऐसी घटना होगी, तो कहीं पर अधिकतम कहीं पर न्यूनतम तीव्रता होगी, ठीक है। जहाँ तीव्रता अधिक होगी उसे बोलेंगे संपोषी, ठीक है, व्यतिकरण। और जहाँ तीव्रता कम होगी उसको बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण, कि भाई ये विनाशी व्यतिकरण हुआ है और ये संपोषी व्यतिकरण हुआ है, ठीक है। अगर तीव्रता अधिक हुई तो संपोषी व्यतिकरण और तीव्रता कम हुई तो विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब देखो मैंने माना दोनों तरंगें प्लस एक्स दिशा में गमन करती है, कि भाई व्यतिकरण में क्या होता है, दोनों तरंगें सेम दिशा में जाती है, तो मैंने माना प्लस एक्स दिशा में गमन करती है, ठीक है। तो एक समीकरण क्या हो गया, y1 का a1 इसका आयाम साइन ओमेगा की आवर्ती समान है, तो यहाँ पर भी ओमेगा, यहाँ पर भी ओमेगा, ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। y2 के लिए क्या होगा, ये आयाम बदल जाएगा, a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। ये फाई क्या होता है, इस y1 और y2 दोनों तरंग में कला अंतर, फेज डिफरेंस, ठीक है। फाई क्या है, दोनों तरंग में कला अंतर, दोनों तरंग में कला अंतर, ठीक है। अब ये होता क्या एक्चुअली में कि भाई एक वेव जा रही है ऐसे, एक वेव ऐसे जा रही है, ठीक है। अब दूसरी भी कोई वेव ऐसे जा रही है इसके ऊपर, इसका मतलब तो ये सेम कला है, इनकी जो कला है वो सेम है। या फिर कोई दूसरी कोई ऐसे हो कि भाई ये चलो ऐसे, ठीक है। तो दूसरी ऐसे देखो तो जब ये टॉप पर है तो ये यहाँ पर जीरो है, ये टॉप पर है, ये जीरो, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना हो गया, π/2 का। ये देखो इसका जीरो यहाँ पे आ रहा है और इसका जीरो यहाँ आ रहा है, मतलब इनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, π/2, π/2 होता है, ये पूरा पाई 180 और ये पूरा तक यहाँ तक जाता है 360 होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया π/2, यानी कि मतलब इनमें डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस, मतलब कौन सी वेव आगे है कौन सी पीछे, ये अपने को इससे मालूम पड़ जाता है,
ठीक है, कि भाई ये एंगल पाई बाय 2 का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, कि भाई ये देखो इसका 0 यहाँ पर है, इसका 0 यहाँ पर है, ठीक है, इसको 0 यहाँ पर मिला जब इसको यहाँ पर मिला, इसका मतलब ये क्या हुआ कि इनमें पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस है, समझ गए, ठीक है। तो मैंने क्या मान के लिया कि भाई फाई, फेज डिफरेंस क्या है फाई। बहुत बार आपको समीकरण में ऐसे भी दे सकते हैं कि यहाँ पे दे दिया कोई प्लस पाई बाय 2 दे दिया और यहाँ पे दे दिया प्लस पाई बाय 6, तो फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस होगा फाई बराबर पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 6, समझ गए। चूँकि यहाँ पर मैंने यहाँ पे 0 लिया है और यहाँ पर फाई ले लिया, तो इसलिए फाई बराबर एक्चुअली फाई माइनस 0, समझ गए। हाँ, तो अब देखो जब अपन इनको दोनों को जोड़ेंगे ना, जोड़ के डेरिवेशन होता है, ठीक है, वो कोई करने की जरूरत है नहीं, उससे अपने कोई मतलब ही नहीं है। लास्ट में आता है y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, फाई नहीं है थीटा है, और A1 A2 नहीं है, आर आ रहा है, ठीक है। ये चीज़ क्या है, इसको अपन अच्छे से सारी चीज़ें इसी पे पूछी जाने वाली है, इस पे क्वेश्चन बनेंगे वो इसी पे बनेंगे, ठीक है। चलिए अब देखो, तो अपने को लास्ट में जो मिला है रिजल्ट वो क्या है, y इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा। तो ये ओमेगा क्या है, आवर्ती, यानी कि जो अपनी जो परिणामी तरंग बन रही है उसकी आवर्ती सेम वही है जो y1 की थी और y2 की थी, यानी कि जो दो तरंगें जो मिल रही थी उनकी आवर्ती समान थी, वही आवर्ती जो परिणामी तरंग बनेगी उसकी आवर्ती भी होगी। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई दो तरंगें जो समान आवर्ती की मिलती है, व्यतिकरण होता है, तो जो परिणामी तरंग बनती है उसकी आवर्ती होती है समान, कम, ज़्यादा, डबल, तो क्या होती है, परिणामी तरंग की आवर्ती भी ओमेगा ही होती है, समझ गए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आर क्या है, आर एक्चुअली होता है रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई, जहाँ पर फाई क्या है, y1 और y2 के बीच में कलांतर, y1 और y2 के बीच में कलांतर, यानी कि दो तरंगों के बीच का क्या है, कलांतर है फाई, प्लस A2 का स्क्वायर, और यहाँ पे थीटा, मतलब इसका कलांतर जो अपने को वेव मिल रही है इसका कलांतर थीटा है। थीटा को निकालने के लिए फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला। वैसे मोस्टली आपको याद तो ये रखना है, इसको मत भूलना, ठीक है। इस पे सवाल इतने कभी बनते नहीं है, ठीक है, पूछा जाता नहीं, लेकिन इसको तो भूलना ही मत। मैं ये नहीं कहूँगा इसको याद नहीं करना है, इसको भी याद करना है, लेकिन इसको तो भूलना ही मत, इसको तो भूलना ही मत, ठीक है, इसको भूलना मत। सवाल इसके ऊपर बनते हैं सारे, इससे संबंधित सवाल नहीं पूछता कोई कि भाई ये थीटा निकालो, तो उतना कोई मैटर नहीं करता थीटा निकालना, ठीक है, सारी चीज़ें इस पर बनती है, ठीक है। हाँ, तो R इक्वल टू रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस फाई प्लस A2 का स्क्वायर, ठीक है, ये ऐसा हो गया। अब मैंने बताया था कि भाई जहाँ पे तीव्रता अधिकतम होगी संपोषी व्यतिकरण, जहाँ पे तीव्रता कम वहाँ पे विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। तो देखो तीव्रता ज़्यादा मतलब जो दो तरंगें मिल रही है उनका आयाम मतलब जुड़ रहा हो तो होगी तीव्रता ज़्यादा, और जो दो तरंगें मिल रही है उनके आयाम आपस में क्या हो रहे, कैंसिल हो रहे हो, ठीक है, दोनों एक दूसरे का विरोध कर रहे हो, तो वो हो जाएगा विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। अब देखो संपोषी व्यतिकरण, देखो आपको पता है cos 0 ले लो या फिर cos 2 पाई ले लो, cos 4 पाई ले लो, ठीक है भाई, cos 0 cos कितना 360 ले लो, ठीक है, यानी 4 पाई ले लो, 2n पाई ले लो, ठीक है, यानी कि n बराबर क्या हो सकता है, 0 से 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। n का मतलब मैंने लिखा 2n पाई, n बराबर 0 है तो 0, 1 है तो 2 पाई, 2 है तो 4 पाई, ठीक है। तो n का मान इस 2n पाई के हिसाब से वेरी करता है, तो किसी भी cos 2n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है, cos 2n पाई की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर n बराबर 0 रखोगे तो cos 0 1, n बराबर 1 रखोगे तो cos 2 पाई, तो cos 2 पाई की वैल्यू भी 1 होती है, ठीक है। इसी प्रकार 2n पाई कोई भी हो सकता है, 2n पाई, n बराबर 16 रखोगे तो 32 पाई, cos 32 पाई की वैल्यू 1 होती है, समझ गए, ये फिक्स है। तो इसलिए 0 2 पाई 4 पाई इनकी वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी। तो अब अगर ऐसा कोई एंगल आ रहा है फेज डिफरेंस की, ये बोल दे कि आपको कि दो तरंग है उसमें कला अंतर कितना, ये है 2n पाई के हिसाब से, यानी 0 हो सकता है, 2 पाई 4 पाई कुछ भी हो सकता है। तो उस केस में क्या आएगा, cos फाई का मान क्या जाएगा 1, cos फाई का मान क्या जाएगा 1, यानी कि फाई बराबर कितना हो जाएगा 2n पाई, cos फाई का मान 1, तो ये 1 आएगा तो क्या रहेगा A1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 प्लस A2 का स्क्वायर, यानी कि ये क्या बन गया, ये तो बन गया अपन जो पढ़ते फार्मूला x प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, सेम वही तो है। तो ये A1 प्लस A2 का स्क्वायर मैं इसको लिख सकता हूँ, तो स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, तो R मैक्सिमम यानी कि जो आयाम, ये क्या है, जो तरंग बन रही है अपने को रिजल्ट मिल रहा है उसका आयाम है, टोटल आयाम, ठीक है। तो उसका आयाम कितना हो जाएगा, R मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2,
आर मैक्सिमम इज इक्वल टू A1 प्लस A2। ये आर क्या है, जो अपने को परिणामी तरंग मिल रही है उसका आयाम है, समझ गए। और A1 और A2 क्या है, जो दो तरंगें मिल रही है उनका आयाम है, यानी कि दोनों तरंगों का आयाम आपस में जुड़ रहा है, इसलिए अपन बोल रहे हैं जो संपोषी व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। एक होता है विनाशी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। तो देखो विनाशी मतलब आपको पता है कि भाई cos पाई का मान कितना होता है, -1 होता है। cos 180 का मान होता है -1। उसी प्रकार cos 3 पाई, cos 5 पाई, 7 पाई, उन सभी का मान क्या होता है, -1 होता है। तो मतलब मैंने क्या लिख दिया, 2n पाई, 2n प्लस 1 पाई, यानी कि n बराबर 0 रखोगे तो 1 पाई, ठीक है, और n बराबर 1 रखोगे तो 3 पाई, n बराबर 2 रखोगे तो 5 पाई। तो इस फॉर्मूले को फॉलो करे कोई भी, यानी कि cos 2n 1 प्लस पाई, तो इसका मान क्या रहेगा, -1, यानी कि पाई, 3 पाई, 5 पाई, 7 पाई, इनके लिए cos का मान क्या रहता है, हमेशा -1 होता है। और जबकि 0, 2 पाई, 4 पाई, इनके लिए क्या होता है, हमेशा मान 1 होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ 1 फिर -1, 1 फिर 3 पाई में -1, फिर 4 पाई 1, 5 पाई में -1, ठीक है। हाँ, तो क्या होगा, बाकी चीज़ तो भूल जाओ, बाकी इतना याद रखो नहीं रखो, 0, 2 पाई इनका याद रखना, 0 और 2 पाई दोनों का मान क्या होता है 1, और पाई और 3 पाई इनका मान होता है -1, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, यहाँ -1 आएगा, तो ये क्या बन जाएगा फार्मूला, A1 का स्क्वायर -2A1 A2 प्लस A2 का स्क्वायर, यानी कि A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब इसी रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो ये बन जाएगा R मिनिमम, यानी कि A1 माइनस A2, R मिनिमम यानी कि A1 माइनस A2। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों जो अपना रिजल्ट जो बन रही है तरंग, उसका आयाम दोनों तरंगों के आयामों के मतलब माइनस हो रहा है, यानी कि कैंसिल हो रहे हैं आपस में, ठीक है। A1 माइनस A2 हो रहा है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, विनाशी व्यतिकरण हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, विनाशी हो गया, ठीक है। जब यहाँ पर दोनों जुड़ रहे तो इसलिए हो गया ये संपोषी व्यतिकरण, ठीक है। चलिए अब देखो ध्वनि की तीव्रता I और आयाम में संबंध। देखो जो अपने निकाला इक्वेशंस, जो समीकरण अपने पास आई उसमें अपने आयाम आया था, ठीक है। जो समीकरण में अपने क्या रहता है, अपने पास आयाम रहता, तीव्रता नहीं रहती। तो ध्वनि की तीव्रता निकालेंगे कैसे, तो अगर आपको आयाम दिया हुआ है तो उस आयाम से आप ध्वनि की तीव्रता निकाल सकते हो, ठीक है। ध्वनि की तीव्रता आप उससे निकाल सकते हो। तो देखो इस तीव्रता I और आयाम में एक संबंध होता है, ठीक है। तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, इसलिए इसको I से लिखते हैं। तो तीव्रता होती है समानुपाती आयाम का स्क्वायर, समानुपाती आयाम का स्क्वायर, यानी कि अगर आपने जो तीव्रता मैंने माना I क्या है, कुल तीव्रता, यानी जब वेव्स मिलती है y1 और y2, तो उससे जो कुल तीव्रता होती है वो माना I। तो कुल तीव्रता किसके कारण आएगी, कुल आयाम के कारण, R के कारण। एक होता I1 किसके कारण होगा, A1 के कारण, और I2 किसके कारण होगा, A2 के, यानी कि जो अपनी वेव्स नंबर 1 यानी कि y1 है उसका क्या आयाम A1 है, तो उसकी तीव्रता होगी I1 इज इक्वल टू समानुपाती A1 का स्क्वायर, ठीक है। और इसके लिए y2 के लिए I2 समानुपाती A2 का स्क्वायर। अब देखो ये k क्या है, कुछ समानुपाती नियतांक है, k क्या है, समानुपाती नियतांक, जो कि सभी के लिए सेम होगा। तो I इज इक्वल टू KR स्क्वायर, I1 इज इक्वल टू KA1 स्क्वायर, I2 इज इक्वल टू KA2 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं R स्क्वायर और क्या आएगा, I अपन K, A1 का स्क्वायर I1 अपन K, A2 का स्क्वायर I2 अपन K। लेकिन आपको पता है कि भाई अपने R स्क्वायर क्या होता है, R स्क्वायर बराबर होता है A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos पाई, ये सभी को पता है, अभी भी अपन ने किया है, ठीक है। तो I अपन K इज इक्वल टू, अब देखो R स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, I अपन K, I1 स्क्वायर की जगह I1 अपन K, I2 अपन K, 2 इंटू A1 की जगह क्या लिखूंगा, रूट कर दूंगा तो रूट ऑफ I1 अपन K। इसी प्रकार ये रूट ऑफ I2 अपन रूट ऑफ K cos पाई, ठीक है। अब देखो जब आप ये देखोगे तो ये K से ये K कैंसिल, ये K कैंसिल, और रूट ऑफ K का गुणा क्या होगा, K होगा, ठीक है। तो इन सभी में से K आ जाएगा कॉमन बार K, और इन से K से K, ये K कैंसिल, ठीक है। पीछे क्या रहेगा, I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 cos पाई। अब देखो संपोषी व्यतिकरण होगा कब, संपोषी व्यतिकरण में क्या होगा, जब cos पाई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, cos पाई की वैल्यू 1, यानी कि 0, 2 पाई, 4 पाई, ये वाला केस, ठीक है। और एक होगा विनाशी व्यतिकरण, जब क्या होगा, cos पाई इज इक्वल टू -1, तो -1 यानी कि कब होगा, पाई, 3 पाई, 5 पाई, ठीक है, इसके लिए। तो अब देखो क्या हो जाएगा, I बराबर I1 प्लस I2, अगर संपोषी व्यतिकरण है तो cos पाई इज इक्वल टू 1, तो 2 रूट ऑफ I1 I2। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हो कि रूट ऑफ I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर मतलब रूट ऑफ I1 का स्क्वायर यानी कि I1, रूट ऑफ I2 का स्क्वायर यानी कि I2, 2ab ऐसे लिख सकते हो ना। पर ठीक है, कौन सा फॉर्मूला काम में लिया अपने, सभी को पता है इतना तो, a प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। और वहाँ पे क्या लिया, विनाशी व्यतिकरण के लिए, विनाशी होगा तो क्या हो जाएगा cos पाई -1, तो ये -1 आ जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। यहाँ हो जाएगा फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फार्मूला यहाँ लगेगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला फार्मूला यहाँ लगा है। ठीक है, तो ये आ गया आई मैक्सिमम और ये आई मिनिमम। ठीक है, तो आई मिनिमम कब आएगा, जब विनाशी व्यतिकरण होगा, और आई मैक्सिमम कब आएगा, जब समपोषी व्यतिकरण होगा। समझ गए, ऐसे होगा चीज़ें, इसमें मेरे ख्याल से कोई बड़ी बात है नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ये चीज़ बस ये याद रखना, बाकी तो इससे आ जाएगा। आपको पता है कि आई बराबर क्या होता है, KR स्क्वायर वैल्यू रखकर निकाल सकते हो, नहीं तो याद रखना चाहो तो ऐसे भी याद रख सकते हो कि आई इक्वल टू I1 I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos पाई। ठीक है, ये ऐसे होता है। समझ गए चीज़ें। अब देखो, आपको मैंने बताया कि भाई जब समपोषी व्यतिकरण होता है तब जब एंगल होता है वो क्या होता है, 0, 2 पाई, जो 4 पाई, ये सब क्या है, का कलांतर है। ये क्या है, कलांतर, कलांतर। अब आपको अगर कोई दे दे कि भाई आपको कलांतर दिया हुआ है और आपसे पूछे कि पथांतर क्या है, पथांतर तो निकाल सकते हो। ठीक है, आप सभी को पता है कि भाई जो कलांतर बराबर क्या होता है, 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर। कलांतर बराबर 2 पाई बाई लैम्बडा इंटू पथांतर। यदि कलांतर कितना 2 पाई है तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, पथांतर के कितना आ जाएगा, लैम्बडा, पथांतर लैम्बडा। तो आपसे पूछे कि भाई पथांतर लैम्बडा के लिए क्या होगा, समपोषी या विनाशी, तो क्या होगा, समपोषी होगा, क्योंकि भाई पथांतर लैम्बडा आएगा कब, जब ये 2 पाई होगा, कौन सा, कलांतर। तो यानी कि लैम्बडा क्या करेगा, लैम्बडा जो पथांतर है वो क्या बनाएगा, समपोषी व्यतिकरण बनाएगा। ठीक है, तो आपको इस पथांतर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। समझ गए, इसको आपको इस पथांतर की फॉर्म में भी पूछ सकते हैं। समझ गए, तो हम लोग कैसे होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसको मिटा दूँ मैं, लिख लीजिए, फिर लोग कहेंगे सर हमको स्क्रीनशॉट लेने के लिए टाइम दे दिया करो। ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल अपने क्या होता है, जब 2n पाई यानी कि cos 2n पाई पे क्या आता है, समपोषी व्यतिकरण होता है, cos 2n पाई क्या होता है, 1 होता है। तो यानी कि अगर आप मेरे को निकालना है क्या, पथांतर, तो पथांतर क्या होता है आपको पता है, यहाँ से मैं कर दूंगा उल्टा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। समझ गए, इस फॉर्मूले से उल्टा हो गया इसका। ठीक है, अब देखो तो पथांतर क्या आ जाएगा, डेल्टा एक्स इंटू लैम्बडा अपॉन 2 पाई, और जो कलांतर दिया होगा था 2n पाई, तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, 2 पाई यानी कि n लैम्बडा, डेल्टा एक्स इक्वल टू n लैम्बडा, यानी n लैम्बडा यानी कि लैम्बडा। ठीक है, 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा, n बराबर 0 रखो तो 0, तो इनके लिए क्या आएगा, समपोषी व्यतिकरण। उसी प्रकार से आप विनाशी के लिए भी निकाल सकते हो। विनाशी के लिए क्या होता है, 2n प्लस 1 और पाई ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पुट कर दो, चीज़ वो की वो आएगी, ऐसे कैसे, समझ गए। यहाँ पुट करो तो क्या होगा, देखो 2n पाई, इसके लिए क्या होगा, आपको निकालना क्या है, पथांतर, तो क्या होगा, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर, लैम्बडा अपॉन 2 पाई इंटू कलांतर। क्योंकि देखो ये कला से कला कैंसिल, यानी कि ये किस में आएगा, रेडियन में, ये भी रेडियन में, रेडियन से रेडियन कैंसिल तो मीटर में आ जाएगा बराबर ऊपर। समझ गए, तो कंफ्यूज नहीं होना है, जब पथांतर निकालना है तो नीचे क्या आएगा 2 पाई, ताकि ये रेडियन से रेडियन कैंसिल हो जाए और आपको ये मीटर मिल जाए। और जब आपको अगर कलांतर निकालना है तो क्या निकल करते हो, लैम्बडा 2 पाई अपन लैम्बडा करते हो इंटू पथांतर, ताकि ये मीटर से मीटर कट जाए और आपको रेडियन मिल जाए। समझ गए। अभी जैसे कि क्या है, लैम्बडा 2 पाई इंटू 2n प्लस 1 पाई, ये देखो। ठीक है, तो पाई से पाई कैंसिल और भाग जाएगा तो क्या आएगा, n प्लस 1/2, यहाँ 2 का भाग दे दो, उसे 2 कैंसिल, n प्लस 1/2 लैम्बडा। तो ये n प्लस 1/2 लैम्बडा, ये क्या बनाएगा, n प्लस 1/2 लैम्बडा बनाएगा विनाशी व्यतिकरण। क्या बनाएगा, विनाशी व्यतिकरण। ये कहाँ से आया कि जो विनाशी व्यतिकरण के लिए जो अगर यदि कलांतर ये है तो पथांतर क्या आता है, ये आता है n प्लस 1/2 लैम्बडा।
n+1/2 लैम्बडा, ठीक है, आप ऐसे निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। अब इसमें शायद मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, वैसे थोड़ा मैं चीज़ों को जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, लेकिन जहाँ समझाने की चीज़ आएगी वहाँ मैं समझाऊंगा। बाकी तो ये क्या सारी कैलकुलेशन है, तो वो तो आपको खुद करनी है, ठीक है। ये कोई कैलकुलेशन कोई समझाने का होता नहीं है इतना, ठीक है। जहाँ कॉन्सेप्ट आएगा समझाने का वहाँ मैं जरूर समझाऊंगा, ठीक है। नहीं तो अपन फास्ट भागने वाले, क्योंकि सिलेबस अपना जल्दी पूरा करना। अब देखो, अपने को पता है r बराबर क्या होता है, √a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। अब देखो, यदि ये मान लिया कि a1 a2 बराबर a, यानी कि दोनों जो तरंग है जो अध्यारोपित हो रही है उनका आयाम क्या समान है, समान कितना है, a1 a2 बराबर a हो, तो क्या हो जाएगा, r बराबर ये हो जाएगा। अगर मैं यहाँ लिखूंगा a1 a2 की a लिखूंगा तो 2a² दोनों को मिल जाएंगे, a² 2a² और ये हो जाएगा 2a² cos फाई। यानी कि यहाँ से मैं अगर 2a² बाहर ले लूँ तो क्या हो जाएगा 1 + cos फाई। अब देखो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक्स में एक फॉर्मूला होता है, वो मैथ्स वाले अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि बायो वालों को नहीं पता होगा, ठीक है, उन्होंने पढ़ा भी नहीं और 10th तक ही आता भी नहीं है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला ये होता है कि 1 + cos 2θ बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा, बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा। यानी कि मतलब यहाँ पर जो एंगल है उसका यहाँ पे हो जाता है आधा, ठीक है। यहाँ पर सेम का सेम, यदि ये 1 + cos 5 है तो क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2, क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर 5/2 और 2a² तो था ही, ठीक है। अब देखो, आप इसका रूट निकालोगे तो 4 का कितना हो जाएगा 2 और a² का a और cos स्क्वायर 5/2 का cos 5/2, तो r बराबर आ जाएगा 2a cos 5/2। कब, जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो, जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो। अब देखो, अब मेरे को निकालना i, तो i क्या होता है r², i बराबर क्या होता है kr², ठीक है। तो इससे देखो, इससे ये आ गया, मैंने क्या लिखा k और r² कर दिया, तो k 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a² cos स्क्वायर 5/2, यानी कि ये क्या हो गया i बराबर 4i0, i बराबर 4i0, ठीक है। यानी कि i0 मैंने किसको दिया नाम, इसको ka² को, i0 किसको नाम दे दिया ka², ठीक है, समझ गए। इसको मैंने दे दिया नाम i0। ये i0 क्या है, ये i1 के बराबर भी है और i2 के बराबर भी है, क्यों, क्योंकि जो तीनों का क्या आयाम समान है, तीनों का क्या आयाम समान है, ka², समझ गए। तीनों का, सॉरी, दोनों का आयाम समान है, तो क्या होगा, इसके लिए i1 भी क्या होगा ka² और i2 भी क्या होगा ka², और को साथ में लिख दिया मैंने i0, यानी कि ka², ठीक है। ये हो गया i0, k² i0, यानी कि अब i का जो फॉर्मूला वो क्या हुआ 4i0 cos स्क्वायर 5/2, 4i0 cos स्क्वायर 5/2, यानी कि इसके अकॉर्डिंग इसका समीकरण वेरी करेगा, cos स्क्वायर 5/2। तो cos स्क्वायर का समीकरण कैसा होता है, ऐसा होता है, समझ गए। यानी कि माइनस में जाएगा नहीं, वैल्यू माइनस में नीचे नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। अगर माइनस में आएगी भी तो स्क्वायर होकर क्या बन जाएगा, प्लस में बन जाएगा। हमेशा साइन स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे ऊपरी होता है और cos स्क्वायर का ग्राफ भी ऐसे ऊपरी जाएगा, ठीक है, नेगेटिव में नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, समझ गए। हाँ, तो अब देखो, दो कंडीशन, अब इसमें अपन दो कंडीशन रखते हैं, कौन सा, जब दोनों तरंगे समान कला में हो, समान कला में आएगी फाई बराबर 0, यानी कि इसको क्या बोलते हैं, समपोषी व्यतिकरण, समान कला यानी कि समपोषी व्यतिकरण, तब क्या होगा फाई बराबर 0। और जब दोनों तरंगे विपरीत कला में हो तो क्या होगा फाई बराबर पाई, यानी विपरीत कला, एक दूसरे के उल्टे, ठीक है। विपरीत कला कभी भी ये आ जाएगी, विपरीत कोण वगैरह जो भी चीज़ें, तो हमेशा ये होता है फाई बराबर पाई। और समान कला तो फाई बराबर 0, विपरीत कला हमेशा फाई बराबर पाई होता है, हमेशा ध्यान रखना, आगे भी काम आएगा जब हायर स्टडी करोगे तब, ठीक है। जब दोनों तरंगे समान कला में हो तो फाई बराबर 0, तो फाई 0 आप यहाँ रखोगे तो cos 0 का मान 1 और 1 का स्क्वायर 1, तो क्या हो जाएगा i बराबर 4i0। तो मैक्सिमम जो तीव्रता है वो कितनी मिलेगी, i मैक्सिमम बराबर 4i0, यानी कि जो एक तरंग के कारण तीव्रता है, एक तरंग के कारण तीव्रता का 4 गुना। ये i0 क्या है, किसी भी एक तरंग के कारण तीव्रता है, तो एक तरंग के कारण तीव्रता का 4 गुना मिलेगा i मैक्सिमम, ठीक है। और यदि दोनों तरंगे विपरीत कला में हो तो क्या होगा, फाई बराबर पाई होगा, या पाई/2 यानी कि 90, cos 90 का मान 0, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा i बराबर 0, तो i मिनिमम कितना होगा, 0 होगा, i मिनिमम 0, समझ, मतलब नेगेटिव में वैल्यू नहीं जाएगी, तो i मिनिमम 0, i मैक्सिमम कितना 4i0, यानी कि अधिकतम कितना हो सकता है 4 × एक तरंग की, मतलब क्या बोलते हैं इंटेंसिटी, एक तरंग की तीव्रता, ठीक है। ये i0 क्या है, i0 बराबर i1 i2 के a², समझ गए। चलिए अब एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक जो समझने का वो पढ़ते हैं। अब देखो इम्पोर्टेंट टॉपिक है व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण, व्यतिकरण में ऊर्जा वितरण। तो देखो
संपोषी व्यतिकरण के लिए आपको पता है क्या आती है तीव्रता? तीव्रता आती है आई इक्वल टू 4 I0 यानी कि मैक्सिमम तीव्रता। विनाशी व्यतिकरण के लिए तीव्रता क्या आती है? I बराबर 0 यानी कि 0। तो एक बार तीव्रता अधिकतम हो रही है, एक बार न्यूनतम, ठीक है। तो ये देखो कि यहाँ से क्या चीज़ अपने को देखने को मिल रही है। तो देखो, अतः व्यतिकरण की अवस्था में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। व्यतिकरण की अवस्था में ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, ऊर्जा केवल न्यूनतम तीव्रता के बिंदु से अधिकतम तीव्रता के बिंदु पर स्थानांतरित होती है। यानी कि व्यतिकरण की घटना हो रही तब क्या हो रहा है? एक बार तीव्रता अधिकतम, एक बार न्यूनतम, ठीक है। तो यानी कि जो ऊर्जा होगी वो तीव्रता की एक टाइप की ऊर्जा है, ठीक है। तो ऊर्जा जो इस ध्वनि आप बोल रहे हो, इसकी आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो ये रियल में क्या एक ऊर्जा निकल रही है, समझ गए? ये ऊर्जा निकल रही है। तो ये क्या ऊर्जा मतलब एक बार तीव्रता अधिकतम, एक बार न्यूनतम, यानी कि मतलब क्या होगा? ऊर्जा नष्ट नहीं होगी, एक बार न्यूनतम हो जाएगी, एक बार अधिकतम हो जाएगी। मतलब न्यूनतम बिंदु से अधिकतम बिंदु की तरफ ट्रांसफर होगी, लेकिन ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होगी। तो यानी कि ये क्या होगा? व्यतिकरण है वो क्या होगा? ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। ये एग्जाम में आ सकता है। व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, ठीक है। ऐसे दे सकते हैं नियम में कौन सा कथन सही है, जिसमें से एक कथन दे दे कि व्यतिकरण ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है, सही है गलत है, तो वो आपको टिक करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, आपको पता है आई बराबर क्या आया है अपने पास, ठीक है। आई बराबर आया 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ये होता है आई बराबर 4 I0 cos स्क्वायर 5/2, ठीक है। तो अब देखो, इसका जो बनेगा ग्राफ वो बनेगा ऐसे, मैंने बताया था कि cos स्क्वायर ग्राफ ऊपर बनेगा। इसकी अधिकतम वैल्यू क्या होगी? 4 I0, ठीक है। और वो अधिकतम वैल्यू आएगी कब? या तो 0 पे आएगी, ठीक है, या फिर आएगी कब? 2 पाई पे। कब आएगी? 2 पाई पे। देखो, एक तो 0 पे आएगी वैल्यू अधिकतम, कहाँ पे आ रही है? 0 पे आ रही है अधिकतम 4 I0। एक कहाँ पे आएगी? 2 पाई पे। क्यों? क्योंकि 2 पाई रखोगे तो कितना आएगा? 2 पाई/2 यानी पाई, और cos पाई का मान होता है -1, तो -1 का स्क्वायर 1, तो यानी कि 4 I0, समझ गए। और ये 4 पाई, तो यहाँ पर क्या होगा? इनका मान ये हो जाएगा मतलब। तो इस प्रकार से ये मतलब चीज़ें वेरी करेगी, इस प्रकार से चीज़ें ये वेरी होने वाली है, ठीक है। 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, तो यहाँ पे मैक्सिमम, और इसी प्रकार नेगेटिव में भी कर्व ऐसे रहेगा। तो यानी कि एक बार अधिकतम तीव्रता, एक बार न्यूनतम तीव्रता। यहाँ पे क्या होगी? आई बराबर 0, आई बराबर 0। तो किस के बीच में ग्राफ है? ये तीव्रता का और फाई के बीच में ग्राफ है। तीव्रता और जो दो तरंगों का क्या है? कलांतर, इनके बीच में ग्राफ ऐसा बनेगा। यानी कि अधिकतम कितना जाएगा? 4 I0, न्यूनतम 0, न्यूनतम 0। चलिए देखो, एक पॉइंट से, यानी कि स्थायी या अच्छे व्यतिकरण के लिए शर्त, ये भी अपने को स्थायी या अच्छा व्यतिकरण प्राप्त हो, व्यतिकरण की घटना स्थायी और अच्छे से हो, तो उसके लिए कुछ शर्तें हैं। वो शर्त क्या है कि दोनों तरंगों की आवर्ती उन्हें समान होनी चाहिए। तो जो कि खुद एक व्यतिकरण की शर्त है, यानी कि ये तो होनी चाहिए, दोनों तरंगों की आवर्ती क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। दूसरा कि दोनों तरंगों की दिशा क्या हो? समान हो। दिशा भी क्या हो? समान हो। तीसरा कि भाई स्पष्ट व्यतिकरण के लिए जो तरंग है उनका आयाम समान हो, यानी कि आयाम समान होता है तो अपने को अच्छा व्यतिकरण प्राप्त होता है। यानी कि मतलब जब संपोषी होता है तो जो तीव्रता मैक्सिमम और विनाशी में तीव्रता 0, ये पॉसिबल होगा कब? जब तरंगों का आयाम समान हो, तरंगों का आयाम समान हो, ठीक है। तो ये तो अपने दोनों कंडीशन, पहली वाली जो व्यतिकरण की कंडीशन है ही, उसके अलावा फिर क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए वो अपन बात करते हैं। तो स्पष्ट व्यतिकरण के लिए तरंगों का आयाम क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए, समझ गए। स्पष्ट व्यतिकरण के लिए तरंगों का आयाम समान हो। चौथा है, तरंगों में कला अंतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो फाई है ना, जो दो तरंगों के बीच में कला अंतर वो नियत होना चाहिए, वो समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। यानी कि तरंगों में कला अंतर समय पर निर्भर नहीं होना चाहिए। फाई बराबर नियत, फाई को समय के साथ बदलना नहीं चाहिए। और अगर दो तरंगें ऐसी है जिनमें जो कला अंतर है वो नियत है, जो फाई है कला अंतर वो समय के साथ नहीं बदल रहा, तो ऐसी तरंगों को कला संबंध तरंगे कहते हैं। कला संबंध तरंगे कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कला संबंध तरंगे किसे कहते हैं, क्या होती है। तो मतलब ऐसे दे सकते हैं कि भाई कला संबंध तरंगे क्या होती है, कि मतलब जिनका फाई समय साथ बदलता है, जिनका फाई 0 हो, जिनका फाई π/2 हो, जिनका फाई नियत हो। तो ऐसे आपको ऑप्शन देके पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस टाइप का चीज़ें पूछी भी गई है एग्जाम में कि ऐसे तरंगों को कला संबंध तरंगे कहते हैं, ठीक है। कब? यानी कि इनके मध्य का जो कलांतर है फाई वो समय के साथ बदले नहीं, हमेशा नियत रहे। अगर π/2 है तो हमेशा π/2 ही रहेगा, ऐसा नहीं कि π/2 है तो थोड़ी t सेकंड मतलब t बराबर 2 सेकंड के बाद पाई हो गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो ये टॉपिक पूरा हो गया। अब करते हैं थोड़े से न्यूमेरिकल, ताकि चीज़ें आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। अब देखो, एक न्यूमेरिकल है, क्या कह रहा है कि भाई I0 तथा 9I0 तीव्रता की दो तरंगें एक दूसरे पर अद्रवित होती है। निम्न स्थिति में परिणामी तीव्रता ज्ञात करो। यदि
स्थलांतर फाइव बराबर 0 हो, फाइव बराबर पाई बाई 2 हो, फाइव बराबर पाई हो। तो आपको पता है आई का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू I1 I2 टू रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I2 कॉस पाई। समझ गए। और ये तो आई का है, अगर आयाम का फार्मूला होता है, जो अपने आयाम होता है उसका क्या होता है, तो आयाम के लिए क्या होता है, आई की जगह आर स्क्वायर A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस पाई। समझ गए। अगर ये आपको परिणामी तीव्रता की जगह परिणामी आयाम पूछा होता तो वो आयाम वाला फार्मूला लगा देते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, I1 दिया हुआ है कितना I0, I2 दिया हुआ है 9 I0, ठीक है। चलिए तो पहले तो निकाल लेते हैं, I बराबर ये I0 I2 कितना 9 I0 प्लस 2 I1 कितना I0 I2 कितना 9 I0 कॉस पाई। अब देखो ध्यान से देखना इसको, I बराबर क्या आ गया I0 प्लस 9 I0 हो गया 10 I0, ठीक है। कितना हो गया 10 I0। और यहाँ से ये हो गया देखो रूट ऑफ I0 इंटू रूट ऑफ I0 क्या हो जाएगा ओनली I0, ठीक है। तो ये प्लस 2 और ये रूट ऑफ 9 का क्या होगा 3, तो कितना होगा 6, 3 इंटू 2 6 I0 कॉस पाई, 6 I0 कॉस पाई। समझ गए। ये आ जाएगा 10 I0 प्लस 6 I0 कॉस पाई। अब देखो 3 कंडीशन है अपने पास, कौन कौन सी, फाइव बराबर क्या है 0, फाइव बराबर 0 तो कॉस पाई क्या होगा 1, कॉस पाई क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। कॉस पाई 1 मतलब आई बराबर 10 I0 प्लस 6 I0 यानी क्या हो जाएगा 16 I0, क्या हो जाएगा आई बराबर 16 I0। अब ये देखिए फाइव बराबर क्या पाई बाई 2 और कॉस पाई बाई 2 क्या होता है कॉस पाई बाई 2 0, तो देखो आई बराबर क्या हो जाएगा 10 I0 प्लस यहाँ 0 रखो तो 0 आ जाएगा 6 I0, यानी कि आई बराबर कितना जाएगा 10 I0, आई बराबर 10 I0, ठीक है। अब देखो पाई बराबर यदि क्या हो पाई हो तो उस केस में कॉस पाई का मान क्या होता है -1, कॉस पाई का मान -1, तो -1 रखोगे तो कितना हो जाएगा 10 I0 और माइनस हो जाएगा यानी कि 6 I0, कितना जाएगा आई बराबर 4 I0। समझ गए। तो कितना आया 16 I0, 10 I0 और 4 I0, ठीक है। समझ गए। चलिए 2 और न्यूमेरिकल करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इस टाइप के क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। ये जो मैक्सिमम अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात वाला क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बहुत बार अधिकतम और न्यूनतम का पूछ लेते हैं अनुपात, या फिर बहुत बार न्यूनतम आता अपन अधिकतम, यानी कि उसका उल्टा पूछ लेते हैं, ठीक है। बहुत बार आपको क्या दी होगी तीव्रता दी होगी, बहुत बार आयाम दिया होगा। समझ गए। तो चलिए पहले करते हैं तीव्रता का सवाल, यानी कि व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करने वाले 2 तरंगों की तीव्रता का अनुपात क्या है 9:4 है। इनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करो। ये बोल रहा है कि जो 2 तरंगे जिनके बीच में व्यतिकरण हो रहा है, ठीक है, उनके बीच में क्या हो रहा है व्यतिकरण हो रहा है, उनकी तीव्रता का अनुपात क्या है, यानी कि ये समझ लो कि भाई I1 और I2 इनका अनुपात दिया हुआ 9:4, I1 और I2 अनुपात क्या दिया हुआ है 9:4। तो ये बोल रहा है कि अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात ज्ञात करो। तो आपको पता है आई मैक्सिमम कितना होता है रूट ऑफ I1 रूट ऑफ I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ये होता है अपने आई मैक्सिमम, ठीक है, अपॉन आई मिनिमम। इनका अनुपात निकालना है। क्या होता है आई मिनिमम रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। समझ गए। अब देखो अब क्या करोगे आप क्या कर लो, यहाँ से देखोगे आप ध्यान से, तो मैं क्या करूँगा आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रूट ऑफ I2 का भाग कर सकता हूँ, मतलब, ठीक है। तो देखो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, I1 I2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस I1 I2 माइनस 1 का स्क्वायर, ऐसे कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है। मैंने क्या किया भाई, मैंने ऊपर नीचे क्या कर दिया, रूट ऑफ I2 स्क्वायर का भाग दे दिया, बल्कि ये समझ लो, ठीक है। तो रूट ऑफ I2 स्क्वायर का भाग दे दिया, तो यहाँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ भाग करोगे तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ क्या करोगे तो ये आ जाएगा, यानी कि रूट ऑफ I2 स्क्वायर का दे दिया। तो इसके तो ये देखो सही मायने में आप देखोगे
ठीक है। तो अपन समान संख्या से ऊपर नीचे भाग कर सकते हैं, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। केवल ऐसी तो कोई बात है नहीं केवल आपको नहीं पता इस बारे में, ठीक है। तो यानी कि मतलब उससे भाग कर सकते हैं दोनों जगह समान संख्या से, ठीक है। तो मैंने वही किया है। तो जैसे आप भाग करोगे उसके बाद वही किया ना, मतलब ये देख लो यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ बता देता हूँ आपको, √i2 का स्क्वायर। तो यानी कि मतलब ये पूरा स्क्वायर उसके भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा, आप खुद ये प्रैक्टिस करके कर लेना, ठीक है। अब देखो i1 i2 कितना है 9/4, तो यानी कि √9/4 + 1 का स्क्वायर, नीचे क्या जाएगा √9/4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है। अब √9/4 यानी कि 3/2 + 1 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 3/2 - 1 का स्क्वायर। अब देखो 3/2 यानी कि 3 तो 5, तो ये कितना हो जाएगा 5/2, और 5/2 का स्क्वायर 25/4, समझ गए। और ये कितना हो जाएगा 3 - 2 बनी 1/2, यानी 1/2 यानी कि 1/4 इसका स्क्वायर क्या, तो 4 से 4 कैंसिल, कितना है 25/1, 25/1 यानी कि आई मैक्सिमम अपन मिनिमम का अनुपात क्या है 25/1, समझ गए। अब ये सवाल आपको कैसे भी पूछा सकता है, ये सवाल आपको कैसे भी पूछा जा सकता है। बहुत बार क्या करेंगे, आपको ये दे देंगे कि भाई आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम का अनुपात ये दे दिया, ये दे के ये पूछ सकते हैं, ये दे के और i1 और i2 का अनुपात पूछ सकते। तो क्या करोगे आप, इसको x मान लोगे, इस पूरे को x मान लोगे, तो यहाँ भी x हो जाएगा। तो x + 1 का स्क्वायर, x - 1 का स्क्वायर, फिर समीकरण को हल करोगे तो आ जाएगा, समझ गए। तो वो आपसे कैसे भी पूछ सकता है, लेकिन तरीका ये अपनाना है, तरीका ये अपनाना है, समझ गए। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं, आखिरी क्वेश्चंस आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चंस। अब देखो व्यतिकरण प्रतिरूप उत्पन्न करने वाले दो तरंगों की आयाम का अनुपात, अब मैंने क्या दे दिया, आयाम का अनुपात दे दिया, और इनकी अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात आपको निकालना है, समझ गए। तो देखो आयाम का अनुपात यानी कि a1 a2 का अनुपात कितना हुआ 3/1, a1 a2 का अनुपात 3/1। अब देखो आपको अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात निकालना है। तो देखो सिंपल सी बात है, इस a1 a2 से या तो आप वो निकाल लो, पहले क्या निकाल दो, तीव्रता निकाल दो। आपको पता है क्या होगा, i1 बराबर क्या होगा k, ये होगा k a1 का स्क्वायर, और i2 बराबर क्या होगा k a2 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो भाई i1 अपॉन i2 कितना आएगा, a1 का स्क्वायर अपॉन a2 का स्क्वायर, यानी कि a1 a2 पूरे का स्क्वायर, और a1 a2 कितना दिया हुआ है 3:1 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा 9:1, कितना हो जाएगा 9:1, ये आ जाएगा i1 i2 का। तो अब ये i1 i2 का 9:1 आ गया, तो सेम टू सेम वो सवाल बन गया जो अपने पहले उसमें क्या बना था, आई मैक्सिमम आई मिनिमम बराबर क्या होता था √i1 i2 + 1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला आया था अपने बाद में √i1 i2 - 1 का स्क्वायर। अब देखो √i1 i2, अब i1 i2 कितना 9:1, तो 9:1 लिखोगे तो कितना आ जाएगा 3 + 1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 3 - 1 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, और 3 - 1, ठीक है 3 - 1 कितना 2 का स्क्वायर 4, तो ये कितना हो जाएगा 4:1, समझ गए। 4:1 ऐसे भी लिख सकते हो और 4/1 भी लिख सकते हो, समझ गए। तो क्या आया आई मैक्सिमम अपॉन आई मिनिमम 4:1 आ गया, समझ गए। तो इस टाइप के सवाल, बस पैटर्न आपको ये फॉलो करना है, फिर सवाल में कैसे पूछ सकता है, आयाम देके भी पूछ सकता है, तीव्रता देके भी पूछ सकता है, आई अधिकतम अपन न्यूनतम भी पूछ सकता है, न्यूनतम अपन अधिकतम भी पूछ सकता है। अगर ये पूछता है कि न्यूनतम अपन अधिकतम तो होता है 1/4, ठीक है। बहुत बार अधिकतम न्यूनतम देके क्या पूछ लेगा, i1 और i2 पूछ लेगा, समझ गए। तो इस टाइप की चीज़ें होगी, और आयाम भी पूछ सकता है। तो चलिए लेक्चर बहुत लंबा हो गया है, इसमें अभी इतना ही, आगे पढ़ेंगे अपन ये विस्पंद पढ़ना अपने को, ठीक है। मोस्टली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे विस्पंस। चलिए ठीक है, थोड़ा जल्दी भाग रहे हैं, लेकिन आप भी कोशिश कीजिए कि जल्दी भागो मेरे साथ, जहाँ समझना का आएगा वहाँ मैं जरूर समझाऊंगा, बाकी जो कैलकुलेशन है वो तो जल्दी अपन करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।